है जो यहाँ इस प्रोटेक्टिव म्यूकोजल मेम्ब्रेन को ख़राब करना शुरू कर, जिसको आप एच पाइलोरी बोलते हैं। ठीक है, पेप्टिक अल्सर जो है 90% होती है किससे, आपकी एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से। ये पेप्टिक अल्सर जो है एच पाइलोरी की वजह से 90% होती है जड़। और क्या है, डिस्पेप्सिया में जो आप बदहजमी में यूज़ करते हो ना, ठीक है। और आप अल्सर में भी, स्टमक अल्सर में भी इस्तेमाल करते हैं, जो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ आपकी। और किस चीज़ में, गैस्ट्रिक पेन में भी आप यूज़ करते हैं ना दिस, ठीक है। डिस्पेप्सिया, गैस्ट्राइटिस, जर्ड, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक पेन, इनमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आ जाए इनकी जो एडवर्स इफेक्ट है, क्या एडवर्स इफेक्ट के पास आ जाए, जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप हम देखते ये हैं कि इनकी जो एडवर्स इफेक्ट है, इधर ड्रॉ करूँगा, इस वाले रीजन को मिटाऊँगा। हाँ, हियर इज एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट जो हैं इसके, वो हैं आपकी इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो है हेडेक, लेकिन इसकी वजह से जो एनीमिया होती है वो एप्लास्टिक एनीमिया कहती है। एक रिसर्च है कहती है कि एप्लास्टिक एनीमिया भी इससे हो सकती है। हेडेक, नाउसिया, वॉमिटिंग, और है आप स्किन रैशेस, ये एप्लास्टिक एनीमिया, और ये इसमें बोन मेरो जो है डिस्टर्ब होती है। इसकी इन ड्रग्स की ज़्यादा इस्तेमाल से ये एडवर्स इफेक्ट्स हो सकती है, ठीक है। मोर देन 2 years, 1 year, 3 years, 1 to 3 years तक जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, तब ऐसा नहीं है कि आप 2-3 पैकेट इस्तेमाल करने से आप में ये बीमारियाँ हो जाए, ठीक है। 1 or 2 सिम्टम जो मेजर है वो, और इसका जो चौथा सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो आपके इंडोक्राइन्स पे इफेक्ट होती है। इंडोक्राइन सिस्टम पे इसकी इफेक्ट होती है। इंडोक्राइन इफेक्ट क्या है, इसकी इंडोक्राइन्स पे जो इफेक्ट होती है वो ज़रा थोड़ा सा वो है ख़तरनाक है। इंडोक्राइन इफेक्ट जो है, इंडोक्राइन इफेक्ट जो है, इधर देख लें, इंडोक्राइन पे जो इसकी इफ़ेक्ट्स हैं इंडोक्राइन सिस्टम पे, ये कॉज करता क्या है, ये बीमारी मेल की जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है वो डिक्रीज कर देते हैं। नंबर फर्स्ट, इट डिक्रीज करता है ये ड्रग्स, डिक्रीज सेक्सुअल एक्टिविटी, जिसको आप डिक्रीज लिबिडो भी बोलते हैं। डिक्रीज लिबिडो, दिस आपकी जो सेक्सुअल ख्वाहिशात होती है वो कम हो सकती है इस ड्रग्स की इस्तेमाल से, मोस्टली सेमेटेडीन। दूसरी बात, इस ड्रग्स की इस्तेमाल से मेल में जो एंडोक्राइन वो है ना साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके अंदर जो इफ़ेक्ट है वो गायनिकोमेस्टिया हो सकती है। कौन सा इफ़ेक्ट, गायनिकोमेस्टिया हो सकती है। दिस इसमें होता क्या है, गायनिकोमेस्टिया में जो आपकी ब्रेस्ट होते हैं ना मेल के, वो इनलार्ज हो जाते हैं, ब्रेस्ट इनलार्ज, गायनिकोमेस्टिया बोलते हैं इसको, ठीक है। और फीमेल में और एक और इसमें का जो साइड इफ़ेक्ट है वो है गैलेक्टोरिया, दिस
गैलेक्टोरिया क्या है? जो सिक्रीशन ऑफ मिल्क होती हैं ब्रेस्ट से, वो खारिज बढ़ जाता है। सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम फीमेल ब्रेस्ट, ठीक है। मेल की क्या बढ़ जाती है? ब्रेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? गायनिकोमेस्टिया। और जो गैलेक्टोरिया है वो क्या है? जो फीमेल की ब्रेस्ट है ना, उससे मिल्क की सिक्रीशन बढ़ जाती है, दूध की सिक्रीशन बढ़ जाती है। और इस ड्रग्स के अंदर जो आपकी H2 रिसेप्टर है, एंटी एंड्रोजन इफेक्ट भी मौजूद होते हैं। ये याद रखना कौन सा इफेक्ट है? और एंटी एंड्रोजन इफेक्ट है। इट मीन्स कि अगर इसमें एंटी एंड्रोजन इफेक्ट है, कुछ चीज़ों के लिए ये फायदेमंद है और कुछ के लिए नुकसान। मेल की ये हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन जो है सेक्सुअल हार्मोन्स है, ये हर मेल और फीमेल में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये मेल, ये एक वो आप समझे इसको, एक एंड्रोजन हार्मोन सिर्फ वाहिद हार्मोन नहीं है, बल्कि एक कम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स बोलते हैं, जो सेक्स हार्मोन्स है आपकी। इसमें हमारे साथ जो मेल में प्रोड्यूस होता है वो टेस्टोस्टेरोन है। कौन से हार्मोन है? मेल की कौन सी? टेस्टोस्टेरोन है। और फीमेल की जो एंड्रोजन है वो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। अब सुन ले ये बात, ये एंड्रोजेनिक इफेक्ट है, इस वजह से आपके अंदर डिक्रीज करती है सेक्सुअल एक्टिविटीज को। और अगर ये एंड्रोजन हार्मोन्स फीमेल में बढ़ जाए तो क्या हो सकती है? फीमेल में अगर बढ़ जाए एंड्रोजन हार्मोन्स, ये जो सेक्स हार्मोन है, अगर एंड्रोजन हार्मोन फीमेल में बढ़ जाए, इससे होती यह है कि नंबर फर्स्ट ये है कि हिस्टिज्म होती है। क्या? जो बाल आते हैं ना फीमेल्स की, हमारी तो दाढ़ी है ना, फीमेल का तो नहीं चाहिए हमें तो फीमेल की चेहरे पे जो बाल आते हैं ना, उग आते हैं ना, उसको हिस्टिज्म बोलते हैं। ये एंड्रोजन की ज़्यादा होने की वजह से फीमेल के चेहरे पे बाल निकल आती है, नंबर फर्स्ट। सेकंड, दूसरा, अगर एंड्रोजन हार्मोन्स फीमेल में बढ़ जाए, इनके अंदर जो इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ना, हैज़ बेकायदे हो सकती है, जिसको एक कंडीशन क्रिएट हो जाए जिसको एमीनोरिया बोलते हैं, यानी उनके अंदर हैज़ कम हो जाता है और हैज़ नहीं आती, एमीनोरिया। और इनके अंदर अगर ये एंड्रोजन हार्मोन फीमेल में बढ़ जाए तो उससे एक्नी ज़्यादा उनके चेहरे पे पैदा होती है। एक्नी, हाँ, ये जो चेहरे पे एक्नी, ठीक है, ये फीमेल्स में इस एंड्रोजन हार्मोन्स की। अब मेल में अगर बढ़ रहा है तो एक हद तक तो बिल्कुल सही है, आप में जो बढ़ रहा है सेक्सुअल आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, लिबिडो है, उसको इन्हांस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नो, कैसे? अगर फीमेल में बढ़ेगा ये, तो ये कंडीशन क्रिएट करेंगे, नुकसानदायक है ना। और एंड्रोजन हार्मोन्स की ज़्यादा होने की वजह से PCOS बीमारी होती है फीमेल में। कौन सी? PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। और आपकी जो ओवरीज है फीमेल्स की, उनमें ट्यूमर भी हो सकती है, ट्यूमर भी पैदा हो जाती है। ये कौन सी हार्मोन्स की ज़्यादा होने से? एंड्रोजन की। तो आपकी ये जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, इनके अंदर नेचर ने ये खासियत रखी है कि ये एंटी एंड्रोजन्स है। क्या बेनिफिशियल है इन कंडीशन के लिए या नहीं? क्यों नहीं है? एंड्रोजन हार्मोन जो बढ़ा हुआ है उसको कम करता है,
एंटी है एंड्रोजन इफेक्ट। जो एंड्रोजन्स हार्मोन जो इंक्रीज हुआ है उसको कम करने लगता है, ये आपकी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। और फीमेल में जो ये कंडीशन हो रहा है वो तो ज्यादा होने की वजह से हो रही थी एंड्रोजन की। समझ तो आ रही है? जब आपकी जो ये हिस्टेरिज्म है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो इनकी मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो जो ख़राब हो जाती है और एक्नी होती है, PCOS डिजीज़ होती है, तो ये तो हार्मोन्स की ज़्यादा होने की वजह से हो रही है, एंड्रोजन्स की। तो अब अगर आप इसको कम करोगे बॉडी में तो फीमेल के लिए क्या होगा? फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदा? फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। और मिल्क की सिक्रीशन भी बढ़ाती है ये ड्रग्स, H2 रिसेप्टर। ये इनके एडवर्स इफेक्ट हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब जो आपकी दूसरा बात ये है, आपको ये बता दूं, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, PPI के पास आ जाए। क्या है? PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, डेक्सलेंसोप्राजोल, एसोमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इनका जो मूड ऑफ एक्शन है फार्माकोलॉजी में, इनका मूड ऑफ एक्शन जो है इस वाले हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज को इरिवर्सिबली ब्लॉक करना। किसको ब्लॉक करना? हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पंप को इरिवर्सिबली ब्लॉक करना, जिससे आपकी हाइड्रोजन और पोटाशियम की एक्सचेंज नहीं होगी तो HCl की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ये याद रखना, ठीक है। और है दूसरी बात, इसके भी नुकसानात मैं आपको बताऊंगा, इधर देख ले, इसकी भी अब आ जाए अपनी इस वाले इसकी उसमें आ जाए फार्माकोलॉजी में, PPI की, ठीक है। PPI की फार्माकोलॉजी सिर्फ यह है कि आप बॉडी में होती है, और ये आप अब देख ले, बाकी मोस्टली हम एसिडिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाए, इसको मिटाएंगे, इधर क्या लिखेंगे इसको, इधर आ जाए, प्रोटॉन PPI की फार्माकोलॉजी। किसकी? PPI की। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? ओरल IV, ठीक है। PPI की अब है। अब दूसरा थ्रू आउट द बॉडी होती है, इसको मिटा दे। इट बाइंड, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसकी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और 95% बाइंड कर जाती है, 95% बाइंड विद इट्स कैरियर प्रोटीन, बाइंड्स विद प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स होती है उनके साथ 95% बाइंड कर जाती है। मेटाबॉलिज्म लीवर से होती है, और एक्सक्रीशन जो है इसकी एक्सक्रीशन जो है 80% यूरिन से होती है, और जो इसकी 20% है वो फेसिस से होती है। ये किससे हो रही है? फेसिस से। गुड। अब इसकी मूड ऑफ एक्शन के पास आ जाए। मूड ऑफ एक्शन क्या है इस ड्रग्स की, आपकी PPI ड्रग्स की? PPI ड्रग्स इधर देख लें, PPI जो ड्रग्स है ना, PPI ड्रग्स block the hydrogen potassium ATPase pump irreversibly. इरिवर्सिबली इसको क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। गुड, इरिवर्सिबली ब्लॉक करेगा।
तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, एसिडिटी डिक्रीज होना शुरू कर देती है, एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। दिस क्या हो जाती है, एसिडिटी गुड डिक्रीज हो जाती है। अच्छा आ जाए इंडिकेशन के ऊपर, आपकी इंडिकेशन के पास जो इंडिकेशन है, यूजेस है किसकी, पीपीआई की। दिस इंडिकेशन के पास आ जाए, वही पेप्टिक अल्सर में, पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल करते हैं, जर्ड में इस्तेमाल करते हैं, गैस्ट्राइटिस में, डिस्पेप्सिया में, और एसिड एसोसिएट पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल करते हैं, पेप्टिक अल्सर में, स्ट्रेस अल्सर में इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेस अल्सर में, और है ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में इस्तेमाल करते हैं। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में इसमें आपकी जो पैराइटल सेल है, HCl की कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ा देता है, HCl काफ़ी मिकदार में बनती है, ठीक है, बॉडी में, आपकी स्टमक में। अब आ जाए जो एडवर्स इफेक्ट हैं, इसके अंदर इनकी एडवर्स इफेक्ट, इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है, यस डियर, एडवर्स इफेक्ट जो है पीपीआई की, किसकी, पीपीआई की एडवर्स इफेक्ट क्या है हमारे साथ, मेल अब्जॉर्प्शन होती है या माला अब्जॉर्प्शन बोलते हैं, माला अब्जॉर्प्शन, ये याद रखना। क्योंकि इधर देख ले, जब भी आपकी बॉडी के अंदर, जब आप एसिडिटी, आपकी स्टमक से आप जब एसिडिटी को कम करोगे ना, आपको याद है आपकी जो चीप सेल थी वो क्या रिलीज करता था, पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन कब एक्टिव होता है, पेप्सिनोजिन उस टाइम एक्टिव होता है जब HCl मौजूद होगा। HCl की जब एसिडिटी, जितना एसिडिटी ज़्यादा होगी उतना पेप्सिनोजिन जो है उस कंडीशन में पेप्सिन में अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी पेप्सिन एक्टिव हो जाए, पेप्सिनोजिन एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपकी प्रोटीन्स की डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है, प्रोटीन की डाइजेशन करती है। अब दूसरी बात, अगर आप इस पैराइटल सेल को ब्लॉक करोगे तो HCl कम होगी, और आपकी HCl जब कम होगी आपकी ल्यूमन में, तो पेप्सिनोजिन विल नॉट कन्वर्ट इनटू द पेप्सिन। तो यहाँ पे आपकी एक कंडीशन क्रिएट होगा, मेल अब्जॉर्प्शन या माला अब्जॉर्प्शन जिसको आप बोलते हो ना, जिससे आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स की कमी होना शुरू हो जाती है, आपके इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होने नहीं लगते। दूसरी बात, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी से एनीमिया हो सकती है, एनीमिया हो सकती है, जिसको आप विटामिन B12 डिफिशियंसी से जो एनीमिया होती है, परनीशियस एनीमिया होती है। विटामिन B12 से कौन सी एनीमिया होती है, आपकी परनीशियस एनीमिया होती है। नंबर वो कैसे, आपकी जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ना, इसकी मौजूदगी में, ये इंट्रिंसिक फैक्टर असल में ये है ट्रांसकोबालामिन 2 है, ये ट्रांसकोबालामिन 2 एक कैरियर प्रोटीन है, एक कैरियर प्रोटीन है जो आयरन आपकी जो आपकी विटामिन B12 की ल्यूमन, आपकी जो ड्यूडेनियम है, इलियम पार्ट में
आपकी विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन करवाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर एक ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो पैराइटल सेल से खारिज होता है। आपकी जो विटामिन B12 है ना, इसको इलियम वाले पार्ट से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम, उससे अब्जॉर्ब करना आता है। ये आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर ट्रांसकोबालामिन 2 नहीं बनेगी, आपकी पैराइटल सेल नहीं बनाएगा और आप इसको ब्लॉक कर रहे हो, तो क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी या नहीं? आपकी B12 अब्जॉर्ब होगा इलियम से? नो। और दूसरी बात, आपका जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 ये हाईली सेंसिटिव है। ये क्या है? हाईली सेंसिटिव है एसिडिक माहौल से, GIT एसिडिटी से। इसके लिए नेचर ने जो कैरियर प्रोटीन मुहैया की है वो आपकी सिलेवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ट्रांसकोबालामिन 1 एक कैरियर प्रोटीन होता है जो आपकी सिलेवरी ग्लैंड्स इस विटामिन B12 को उठाकर आपकी इस वाले एसिडिटी माहौल से, GIT से बाईपास करके इधर ड्यूडेनियम में पहुंचा देता है। ड्यूडेनियम में विटामिन B12 को यहाँ पे लाकर फिर ये आपकी जो ट्रांसकोटिन 1 कैरियर प्रोटीन है जो सिलेवरी ग्लैंड्स बनाता है और उससे रिलीज होता है ट्रांसकोटिन 1, ट्रांसकोबालामिन 1। सिलेवरी ग्लैंड बनाता है ट्रांसकोबालामिन 1, कैरियर है किसके लिए? विटामिन B12 के लिए। इसलिए कि आप जो मिथाइल कोबालामिन, ये साइनोकोबालामिन और मिथाइल कोबालामिन में क्या फर्क है? शाबाश, इधर देख लो। एक हमारे साथ हैं साइनोकोबालामिन है, एक को इनको हम बोलते हैं विटामिन B12 का जो नाम है वो साइनोकोबालामिन, और दूसरा है मिथाइल कोबालामिन। यस, मिथाइल कोबालामिन। इसमें फर्क क्या है? यस, ये जो मिथाइल कोबालामिन है दिस इज बेसिकली नेचुरली सोर्स। आपके साथ जो एनिमल सोर्स है और वेजिटेबल सोर्स है, उनके अंदर जो विटामिन B12 मौजूद होता है उसको मिथाइल कोबालामिन बोलते हैं, और जो आपकी सिंथेटिक फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। ठीक है। ये अगर मिथाइल कोबालामिन आप ले रहे हो किसी नेचुरल सोर्स से, तो ये हाईली सेंसिटिव है इस एसिडिक माहौल से, इधर डिस्ट्रॉय होता है, एसिडिक इसको डिस्ट्रॉय करता है। तो इसके लिए नेचर ने आपको ट्रांसकोबालामिन 1 कैरियर प्रोटीन्स दी हैं जो कि इस B12 को उठाकर लाता है इस एसिडिक माहौल से बाईपास करके आपकी ड्यूडेनियम में पहुंचा देता है। जब इधर पहुंच जाता है तो ये ट्रांसकोबालामिन इसको इस बेसिक पीएच में ये अलग हो जाता है। किससे? मिथाइल कोबालामिन से, विटामिन B12 से। विटामिन B12 को छोड़ देता है ड्यूडेनियम में, और खुद जो आपकी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है, कौन है? जो आपकी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है वो इस ग्लाइकोप्रोटीन को खाना शुरू कर देता है। ये जो आपकी ट्रांसकोबालामिन 1 है जो सिलेवरी ग्लैंड्स ने रिलीज किया था, इसका काम यहाँ ड्यूडेनियम तक खत्म हो जाता है और इसको एंजाइम्स खाना शुरू कर देता है। और यहाँ अब इसके लिए ये इंट्रिंसिक फैक्टर ट्रांसकोबालामिन 2 आकर इसको उठा लेता है और आपकी इलियम पार्ट में अब्जॉर्ब कर देता है। इलियम पार्ट में, इलियम पार्ट से फिर आपकी लीवर में चला जाता है दिस, जो कि अपने एक्शन फिर शो करेगी। समझ आ गई? ट्रांसकोबालामिन 2 और ट्रांसकोबालामिन 1। ट्रांसकोबालामिन 2 जो है वो पैराइटल सेल में बनता है, ट्रांसकोबालामिन 1 जो है सिलेवरी ग्लैंड्स में।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। अब आ जाए अपनी साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो अब अगर इस आपकी पीपीआई ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, 1 to 2-3 ईयर्स तक इस्तेमाल करेंगे, तो इनकी क्या हो सकती है साइड एडवर्स इफेक्ट? ये एनीमिया हो सकती है, आपकी हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकती है। क्या हो सकती है? हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकती है, जिसकी वजह से हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन जब कम हो जाता है, बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं होता, तो एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है मैग्नीशियम की कमी की वजह से, उसको हम कार्डिक एरिथमिया बोलते हैं। क्या क्रिएट हो जाती है? आपकी कार्डिक एरिथमिया। और दूसरी बात, आपकी जो हार्ट के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, कार्डिक मायोपैथी हो जाती है। ठीक है, ये इनकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नंबर 2 और कंडीशन इसकी ज़्यादा इस्तेमाल से बॉडी के अंदर आपकी इंटेस्टाइनल ल्यूमन से, आपकी इंटेस्टाइन से कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन पे भी इफ़ेक्ट आ सकती है, जिससे एक कंडीशन क्रिएट होती है ऑस्टियोप्रोसिस। क्या? ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस ज़्यादा इस्तेमाल से, ऐसा ना हो कि 2 दाने आपने इस्तेमाल की है, क्या मुझे ऑस्टियोप्रोसिस हो गई, आपके बोन अंदर से खोखले होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये और है इनकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मोस्टली देखने को मिलता है। डिजीनेस है, जो कॉमन सी डिजीनेस है आपकी, और वर्टिगो जैसी अलामत होती है, और आपकी जो फिटेग हो जाती है। फिटेग ज़ाहिर सी बात है, ये फिटेग हो सकती है। ठीक है, और नावसिया हो सकती है। हाँ, नावसिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है ये। ठीक है, और ये है आपकी इनकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये हमारे साथ पीपीआईज़ की है। और इससे डायरिया भी हो सकती है, डायरिया हो सकती है जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स है। और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी ज़्यादा चांसेस होती है, इससे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी हो जाती है इससे, ये ठीक है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। ये हमारे साथ आज हमने 2 तरह की ड्रग्स पढ़ी, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिनकी मोड ऑफ एक्शन और पूरा फार्माकोलॉजी और फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक्स, इनकी एडवर्स इफेक्ट आज हमने, इंडिकेशन भी इनकी देख ली। ठीक है, तो ये हमारे साथ आज का लेक्चर था। यहाँ तक डियर किसी को कोई सवाल हो? सो थैंक यू डियर।